सिद्धार्थ नील भवन के बरामदे में आकर बैठ गया। गांव के सभी लोग नील भवन के बागीचे में बैठे हुए थे। सिद्धार्थ ने सरपंच काका के हाथ में यक्ष का दिया हुआ जादुई डिब्बा दिया और उनसे पूरे गांव को खाना खिलाने के लिए कहा। सरपंच काका ने मोहन और कुछ गांव वालों की मदद से सारे गांव वालों को डब्बे के अंदर से कभी न खत्म होने वाला खाना निकालकर पेट भर खिलाया। सभी लोगों ने पेट भर के खाना खाया और जहां भी थे वहीं पर बिछौना बिछाकर लेट गए। रात के करीब 10 बज चुके थे। आधे से ज्यादा गांव सो चुका था। गांव के कुछ पुरुष निगरानी रख रहे थे। मोतीबाई गौरी के बालों में तेल लगा रही थी कि मौका देखते ही मोतीबाई ने गौरी से कहा, थारे को ना लागे से छोरी कि थारे को और सिद्धार्थ को ब्याह कर लेना चाहिए। गौरी ने कहा, सिद्धार्थ चाहता है कि एक बार वो अपनी मां को शैतान के चंगुल से आजाद कर ले, उसके बाद वो शादी का फैसला लेगा। तब तक वो शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। मोतीबाई ने अगल बगल में देखकर तसल्ली किया कि कोई उनकी बातें तो नहीं सुन रहा था और फिर गौरी से कहा, तुम दोनों जवान सो और जवानी में तो सबका खून गर्म होया करे से, और कुछ पल्ले जोश में शादी के बिना ही तुम मां बन गई तो जाने से उसका परिणाम क्या होगा। मोतीबाई की बात सुनकर गौरी चौंक गई। उसके और सिद्धार्थ के बीच में जो कुछ हुआ था वो मोतीबाई को किस तरह पता लगा, इस बात से गौरी हैरान रह गई थी और उसे शर्म भी आ रही थी। मोतीबाई ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा, तू न जाने से छोरी, जे समाज बड़ा संकुचित मानसिकता वाला से और बड़ा निर्दय भी, जिसकी जय जयकार करे से उस पर लालछन लगाने को इस समाज को समय ना लागे से, इसलिए कहूं सु समय रहते शादी कर लो। बिना शादी के बच्चा हो गए हो तो यही समाज तुम पर थुथु करेगा, खासकर थारे पर, कारण तू औरत से। मोतीबाई की इस बात पर गौरी को एहसास हुआ कि मोतीबाई सच कह रही थी। कुछ ही देर हुई थी कि सिद्धार्थ ने सबसे कहा, आज की रात की बात है, इस बागीचे में आपको थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। मैं आपकी पहरेदारी करूंगा, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग चैन की नींद सो जाइए। ये कहकर सिद्धार्थ अपने हाथ में चंद्रवीस तलवार लेकर पहरेदारी करने लगा। बाकी के लोग आराम करने लगे। देखते देखते रात के 12 बज गए थे। 12 बजते ही सिद्धार्थ सतर्क हो गया। उसके मन में अभी कुछ होगा करके एहसास होने लगा, लेकिन वहां पर आसपास कहीं कुछ विचित्र होते हुए नहीं लग रहा था। वो रात सामान्य रात की तरह गुजर रही थी। आसमान में चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं के साथ चमक रहा था। पूर्णिमा का चंद्रमा इतना प्रकाश बिखेर रहा था कि उस रात्रि में किसी और रोशनी की आवश्यकता ही नहीं थी। देखते ही देखते रात के 1:30 बज गए थे। अब सिद्धार्थ थकने लगा था। सिद्धार्थ कुछ देर पहरा देकर बैठ गया और बैठे बैठे उसे नींद आने लगी। नील भवन की चौखट पर सिद्धार्थ एक दीवार से सर टिकाकर बैठ गया। कुछ ही देर में उसकी आंखें लग गई। रात के करीब 2 बज रहे थे। सारे लोग सब अपनी अपनी जगह पर सो रहे थे। अचानक उस किसान की पोटली हिलने लगी। दूसरे किसान की पोटली के अंदर भी कुछ हिलने लगा था। थोड़ी देर में लकड़ी का एक सिपाही का खिलौना हिलते हुए पोटली से बाहर निकला। थोड़ी ही देर में दूसरी पोटली से दूसरा लकड़ी का सिपाही पोटली से बाहर निकला। देखते ही देखते थोड़ी ही देर में सारे लकड़ी के सैनिक बाहर निकले। उन पर चंद्रमा की रोशनी पड़ते ही मानो उनमें जान आ गया हो। ऐसे एकाएक जिंदा होने लगे। सबसे पहले जिस एक लकड़ी के सैनिक ने इंसान का रूप ले लिया और उसमें जान आ गई, वो था माइकल। धीरे धीरे दूसरी लकड़ी के सैनिक में भी जान आने लगी और सभी इंसानी रूप धारण करने लगे। सबके चेहरे जले हुए थे, सब खूंखार लग रहे थे। कुछ ही पल में नील भवन का बागीचा उन सैनिकों से भर गया। सबके हाथ में राइफल थी। जैसे ही सब में जान आई, सब माइकल की ओर मुड़े और माइकल ने आवाज लगाई, स्टैंड एट ईज, अटेंशन, सोल्जर्स ऑफ द क्वीन, राइज फॉर विक्ट्री, माई कमांड शैल बी माई ऑर्डर, एनी क्वेश्चन? उसके सैनिकों ने कहा, नो सर। माइकल ने जोरों से कहा, हेल क्वीन। सारे सैनिकों ने एक साथ दोहराया, हेल क्वीन। वह आवाज सुनते ही गांव के सारे लोग घबरा के जाग गए।
सिद्धार्थ, गौरी, मोतीबाई, सरपंच काका और मोहन भी जाग गए। सब लोग इतनी बड़ी सेना को अपने सामने खड़े देखकर एकदम घबरा गए। सिद्धार्थ के होश उड़ गए थे। कुछ समय तक उसे यकीन नहीं हुआ कि वो सपना देख रहा था या ये हकीकत थी। उसकी समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये सेना उस रेखा के अंदर आई भी तो आखिर कैसे। कुछ ही समय में माइकल ने अपने सैनिकों से कहा, तुम सिर्फ मेरे सैनिक नहीं हो, तुम मेरे अपने खून हो, माय ब्लड, मेरे बच्चे हो। इतने सालों बाद आज फिर से वक्त आ गया है कि हम इस जमीन पर हुकूमत करें। इस जमीन पर ब्रिटिश फ्लैग फहराना हमारा ड्यूटी है। इसलिए आगे मार्च करो और इन सब इंडियंस को कुचल दो। कल सुबह तक यह जमीन भी हमारी होगी और फिर पूरा हिंदुस्तान पर हमारा कब्जा हो जाएगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए थे। सबकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे काटो तो खून नहीं। डर के मारे लोग हिल भी नहीं पा रहे थे। तब सिद्धार्थ ने मौका देखकर माइकल से कहा, किस गलतफहमी में हो तुम माइकल? माइकल ने सिद्धार्थ की तरफ गुस्से में देखा। सिद्धार्थ ने आगे कहा, किस जमाने में हो तुम माइकल? तुम्हें कोई अंदाजा भी है? जिस हिंदुस्तान पर हुकूमत करने की बात कर रहे हो वह हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद हुए 70 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। यह सुनकर माइकल को झटका लगा और उसने कहा, दैट्स इम्पॉसिबल। सिद्धार्थ ने कहा, यही सच है। हमारे देश के कई क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्र सेनाओं ने तुम जैसे दरिंदों से देश को आखिरकार आजाद करवा ही दिया। अब तुम अकेले ही बचे हुए हो इस देश में। माइकल ये सुनकर हैरान रह गया। सिद्धार्थ ने कहा, इसलिए तुम्हारा यहां आना बेकार है। लौट जाओ यहां से जहां से आए थे। माइकल कुछ देर सोच में पड़ गया और फिर अचानक उसकी आंखें चमकी और उसने कहा, कोई बात नहीं, बाकी के अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर चले गए तो क्या हुआ? मैं तो अभी यहीं हूं ना। मैं इसी जगह से, वीरानगढ़ से फिर से अंग्रेजी हुकूमत एस्टेब्लिश करूंगा। हमें मेरी सेना के साथ इसी वीरानगढ़ से न्यू ब्रिटिश एम्पायर की नींव रखूंगा। जैसे मेरे पूर्वज ने कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की थी, उसी तरह मैं यहां राजस्थान के वीरानगढ़ से वेस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत करूंगा और तुम सब लोग मेरे गुलाम हो गए। यह कहकर माइकल जोरों से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर सभी के दिल जोरों से धड़कने लगे। ऊपर कमरे में बंद बूढ़े बाबा को बाहर जोरों से हंसने की आवाज सुनाई दी। वो ये हंसी की आवाज सुनकर थोड़े चिंतित हो गए। वो किसी तरह उस कमरे के बाहर जाने की तरकीब ढूंढने लगे। कमरे में यहां वहां पर बूढ़े बाबा की नजर घूमने लगी। अचानक उनकी नजर खिड़की पर पड़ी। बूढ़े बाबा ने खिड़की खोली। उस खिड़की का कमरा नील भवन के पीछे की तरफ खुल रहा था। बूढ़े बाबा ने तुरंत ही अपने पलंग पर बिछी हुई चद्दर निकाली, उसे अपने ओढ़ने की चादर के साथ गांठ मारी और इसी तरह चद्दर और पर्दे जो भी उनके हाथ लगा सभी को एक दूसरे के साथ गांठ मारकर उसकी एक सिरे को पलंग के साथ बांध दिया और दूसरे सिरे को खिड़की के बाहर फेंका। फिर बूढ़े बाबा उस चादर को पकड़कर खिड़की से नीचे उतरने लगे। दूसरे मंजिल से उतरते उतरते बूढ़े बाबा का हाथ चद्दर से फिसल गया और बूढ़े बाबा नीचे गिर पड़े। दूसरे मंजिल से गिरने के कारण बाबा बेहोश हो गए। माइकल ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, अब तुम लोग मेरा चेहरा क्या देख रहे हो? जाओ इन सभी लोगों को अंग्रेजी हुकूमत का स्वाद चखाओ। इनकी औरतों को अगवा कर लो और उनसे अपने बच्चे पैदा कर लो। बच्चों को मार डालो, बाकी सबको अपना गुलाम बना लो और जो न माने उसे मार दो। नाउ गो अटैक हेल क्वीन। ये सुनते ही सारे सिपाहियों ने साथ नारा लगाया, हेल क्वीन, और मुड़कर गांव वालों पर हमला कर दिया। गांव वालों में हड़बड़ी मच गई। सारे लोग यहां वहां पर भागने लगे। सिद्धार्थ अपनी तलवार उठाकर उनकी तरफ दौड़ा। मोहन, सरपंच काका और गांव के कुछ दूसरे पुरुष डंडा लेकर अपनी और सामानों की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े। सिद्धार्थ अपनी तलवार से उन सिपाहियों से भिड़ गया। वो सैनिक अपनी राइफल आगे करते हुए चाकू से सिद्धार्थ की तलवार को रोकने लगे, लेकिन सिद्धार्थ की चंद्री से तलवार को छूते ही सैनिक धराशायी होने लगे। गौरी ने भी तुरंत सिद्धार्थ की कुल्हाड़ी उठाई और सैनिकों पर वार कर दिया। सिद्धार्थ ने अपने कुछ ही वार से कई सारे सैनिकों को मार गिराया। गौरी ने भी अपनी कुल्हाड़ी से कई सारे सैनिकों को काट डाला, लेकिन सैनिकों की तादाद उनसे बहुत ज्यादा थी। अपने सैनिकों को मरता हुआ देखकर
माइकल ने अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र का जाप किया और सारे कटे गिरे हुए सैनिक वापस जिंदा हो गए। माइकल जोरों से हंसने लगा और उसने कहा, जिंदा लोगों को मारा जाता है, यू फूल्स, मरे हुए को किस तरह मारोगे? ये कहकर माइकल जोरों से हंसने लगा। कुछ ही देर में सैनिकों ने मिलकर सिद्धार्थ और गौरी को बंदी बना लिया। मोतीबाई अपनी मायावी शक्ति का उपयोग करे उससे पहले उन सैनिकों ने उन्हें भी बंदी बना लिया। कुछ ही देर में सैनिकों ने सारे गांव वालों को अपना बंदी बना लिया था। सारी औरतों को एक तरफ अलग से बांध दिया गया, सारे बच्चों को दूसरी तरफ बांध के खड़ा कर दिया गया। देखते ही देखते सारे वीरानगढ़ के गांव वाले माइकल के बंदी हो गए थे। बूढ़े बाबा वहां बेहोश पड़े थे। सिद्धार्थ, गौरी और मोतीबाई का हाथ पैर और मुंह बांध दिए गए थे। सारा गांव माइकल के कदमों में था। क्या वीरानगढ़ अब माइकल के मंसूबों का शिकार हो गया था? क्या वीरानगढ़ में सिद्धार्थ, गौरी, मोतीबाई, सरपंच काका, मोहन और सारे गांव वाले माइकल के बंदी बन चुके थे? बूढ़े बाबा दूसरी मंजिल से गिरने के कारण बेहोश हो गए थे। गांव वाले पूरी तरह लाचार हो गए थे। उनकी लाचारी का फायदा उठाते हुए माइकल ने अपने सैनिकों से कहा, जिस तरह उस औरत कजड़ी का इस्तेमाल करके मैंने 20 सालों के अंदर 170 बच्चे पैदा किए, वैसे ही तुम सब मिलकर इन सभी औरतों से जितने चाहे उतने बच्चे पैदा करो। हमारी सेना को बढ़ाओ। गांव के इन बच्चों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कराओ। कुछ ही सालों में हमारी सेना इतनी बड़ी हो जाएगी कि हम इन छोटे से पैटी लिटिल विलेज से बाहर निकलकर पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करेंगे। इंडिया विल बी आवर स्लेव सून। माइकल की यह बात सुनकर उसके सैनिकों में से एक सैनिक आ गया है और जहां गांव की औरतों को बांध के रखा गया था वहां गया। वहां जाकर एक औरत को उसके बालों से पकड़ा और घसीटते हुए बीच में लेकर आया। माइकल ने यह देखकर कहा, वेरी गुड माय बॉय, बता दो एक एक गांव वालों को भी कि गांव के बाकी सब औरतों के साथ भी क्या होने वाला है। सेट एन एग्जाम्पल विद दिस लेडी। माइकल से परवानगी पाते ही सैनिक ने उस औरत का पल्लू खींचकर निकाल दिया। औरत जोरों से चिल्लाते हुए रोने लगी। उसका पति और गांव के बाकी सब लोग भी चिल्लाने लगे। उसके बच्चे रोने लगे। सिद्धार्थ, गौरी और मोतीबाई का मुंह बंद होने के बावजूद भी वे चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे। उस औरत का पति रोते हुए बोला, आपको हमें अपना गुलाम बनाना है तो बना दीजिए, लेकिन ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। पीछे बंधी हुई दूसरी औरतें बोलने लगी, अरे जानवर भी ऐसी हरकत नहीं करते, कुछ तो लिहाज करो, ऐसा अनर्थ मत करो, कीड़े पड़ेंगे तुमको। माइकल ये सब सुनकर हंस रहा था। उसने उस सैनिक को इशारे से आगे बढ़ने के लिए कहा। वो सैनिक सबके सामने उस औरत पर चढ़ बैठा और उसकी साड़ी निकालने लगा। वो औरत बहुत ही ज्यादा चिल्ला के रोने लगी थी। गांव के सारे लोग बेचैन हो गए थे। सिद्धार्थ गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन वो इतना जोर से बंधा हुआ था कि कुछ भी नहीं कर पा रहा था। गौरी भी रोने लगी थी। कई लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली तो कई लोग माइकल और उसके सैनिकों को कोसने लगे और रुकने के लिए कहने लगे, लेकिन माइकल के कान पर जू तक नहीं गिरी। वो सैनिक उस औरत की लाज लूटने ही वाला था कि अचानक पीछे हवा में उड़ता हुआ भाला आया और उस सैनिक के पेट से छाती में आर पार हो गया। वो सैनिक वहीं गिर पड़ा। सारे लोग चौंक कर ऊपर आसमान की तरफ देखने लगे। माइकल ने भी हैरान होकर ऊपर आकाश की ओर देखा। वहां पर ऊपर आकाश में दूसरा कोई नहीं बल्कि अनंग पिशाच था। वो कमजोर ही सही, लेकिन गांव की रक्षा करने के लिए वो फिर से आ चुका था। अनंग पिशाच को देखकर गांव के सभी लोग में एक अलग प्रकार का उत्साह पैदा हो गया। सिद्धार्थ के जान में जान आई। वो औरत तुरंत ही उठकर अपना पल्लू लपेटकर दूसरी औरतों के पास चली गई। माइकल कुछ प्रतिक्रिया कर पाता उससे पहले अनंग पिशाच ने अपनी मायावी शक्ति से माइकल को एक जादुई रस्सी से बांध दिया और उसकी सेना पर विशाल जाल डाल दी और उन्हें उस जाली में फंसा दिया। अनंग पिशाच ने तुरंत ही जाकर सबसे पहले सिद्धार्थ को बंधन मुक्त किया और फिर गांव वालों को बंधन मुक्त करने लगा। तब तक माइकल ने पीछे से अपनी जादुई शक्ति से उस रस्सी को तोड़ दिया और चिल्लाया, Who the hell are you?
कौन हो तुम और मेरे बीच में आने का अंजाम जानते हो? तब तक अनंग पिशाच ने फिर से माइकल को अपनी मायावी शक्ति से दूसरी रस्सी से बांध दिया। माइकल उस रस्सी को तोड़ पाए उससे पहले अनंग पिशाच ने कई सारी जादुई रस्सियों से उसे बांध दिया। सिद्धार्थ ने तुरंत ही सबसे कहा, जल्दी नील भवन के परिसर से बाहर निकलिए। वो उस औषधि की रेखा को पार करके बाहर नहीं जा पाएगा। सब लोग एक दूसरे को माइकल और उसकी सेना के बंधन से मुक्त करवाकर तेजी से नील भवन के परिसर से बाहर निकलने लगे। सिद्धार्थ ने गौरी से कहा, तुम मोतीबाई को लेकर उस रेखा के बाहर निकलो और मैं ऊपर बूढ़े बाबा को लेकर आता हूं। सिद्धार्थ दौड़कर ऊपर दूसरे मंजिले पर गया जहां उसने बूढ़े बाबा को कमरे में कैद किया था। वहां जाते ही उसने वो कमरा खोला। वो देखकर हैरान हो गया क्योंकि कमरे की खिड़की खुली थी और कई सारी एक साथ गांठ मारी हुई चादर खिड़की से बाहर लटक रही थी। सिद्धार्थ दौड़कर उस खिड़की के पास गया और नीचे देखा। उसने बूढ़े बाबा को नीचे पड़ा हुआ देखा और उन्हें इस हालत में देखकर डर गया। वो तुरंत ही दौड़कर नीचे गया और अनंग पिशाच को लेकर बूढ़े बाबा के पास गया। उसने बूढ़े बाबा को उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन बूढ़े बाबा को होश नहीं आया। अनंग पिशाच ने सिद्धार्थ से कहा, उनको उठाकर मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आप दोनों को लेकर यहां से बाहर निकल जाऊंगा। अनंग पिशाच अपना कद थोड़ा बड़ा कर दिया और सिद्धार्थ बूढ़े बाबा को उठाकर उसके ऊपर बैठ गया। अनंग पिशाच काफी कमजोर हो चुका था, इसलिए उन दोनों का भार उठाकर जितनी आसानी से पहले उड़ता था इतनी आसानी से इस बार उड़ नहीं पाया। फिर भी उसने जितना हो सके उतना ऊपर उठकर उड़ने की कोशिश की। सिद्धार्थ उसकी पीड़ा को समझ गया और तुरंत ही बूढ़े बाबा को वहीं रखकर उसकी पीठ पर से छलांग लगाकर नीचे उतर गया। उसने अनंग पिशाच से कहा, तुम बाबा को लेकर बाहर जाओ, मैं चलकर आता हूं। अनंग पिशाच बूढ़े बाबा को लेकर नील भवन के परिसर से बाहर उड़ गया। सिद्धार्थ वहां से दौड़कर बाहर भागने लगा। सिद्धार्थ जैसे उस परिसर से बाहर निकलने ही वाला था कि माइकल ने अनंग पिशाच द्वारा बांधी गई रस्सियों को तोड़ दिया और उसने अपनी मायावी शक्ति से नील भवन के परिसर में एक मायावी दीवार की रचना कर दी। सिद्धार्थ दौड़ते हुए उस दीवार से टकराकर गिर गया। माइकल ने अपनी मायावी शक्ति से अपनी सेना के ऊपर अनंग पिशाच द्वारा डाली गई जाली को हटा दिया। सिद्धार्थ उठकर दूसरी तरफ से भागने की कोशिश करने लगा लेकिन माइकल ने उस तरफ भी मायावी दीवार बना दी। सिद्धार्थ जिस तरफ भी भागकर बाहर निकलने की कोशिश करता उस तरफ माइकल दीवार बना देता। सिद्धार्थ बुरी तरह नील भवन के परिसर में फंस चुका था। जब सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि वो भागने में कामयाब नहीं हो पाएगा तब उसने माइकल का सामना करने का फैसला किया। सिद्धार्थ ने अपनी चंद्रवीस तलवार निकाली। वो माइकल के सामने उस तलवार को तान कर खड़ा हो गया। उसने माइकल से कहा, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम और तुम्हारी सेना तुम्हारे मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। यह देश पहले ही आजाद हो चुका है और अब इस सरजमीन पर इस देश की जनता के अलावा और कोई हुकूमत नहीं कर सकता। इसीलिए बहुत बुरी मौत मरो, उससे पहले चुपचाप जहां से आए थे वहीं पर चले जाओ। सिद्धार्थ की यह बात सुनकर माइकल जोरों से हंसने लगा। उसने कहा, अब एक रैट यानी कि एक चूहा एक छोटे से कमरे में फंस जाता है और वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, तब कैट यानी कि बिल्ली के सामने चूहा बड़ी बहादुरी दिखाता है। उस बिल्ली को अपने दांतों से डराने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। बिल्ली उसे मार ही डालती है। वैसा ही हालत है तुम्हारा। तुम जितना भी बहादुर बनने की कोशिश करो या जितने भी ड्रामेटिक डायलॉग मारने की कोशिश करो, आखिर में तो मेरे हाथों से तुम मर ही जाओगे। सिद्धार्थ ने कहा, कौन मरेगा कौन बचेगा ये कुछ ही समय में फैसला हो जाएगा। हिम्मत है तो आओ मेरे साथ युद्ध करो। अपनी मायावी शक्ति इस्तेमाल किए बगैर मेरे साथ लड़ाई करो, मैं भी देखूं तुम्हारी फिरंगी खून में कितनी ताकत है। सिद्धार्थ के इस चुनौती को माइकल ने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। उसने कहा, ठीक है, इफ यू वांट टू डाई विथ माय बेयर हैंड्स सो बी इट। तब सिद्धार्थ ने भी अंग्रेजी में उसका जवाब दिया, वी शैल सी। माइकल ने अपनी मायावी शक्ति से अपने हाथ में तलवार प्रकट किया और सिद्धार्थ के सामने आ गया। सिद्धार्थ और माइकल दोनों आमने सामने थे। उस तरफ गांव में सभी लोग सही सलामत एक जगह पर इकट्ठा हुए। अनंग पिशाच भी बूढ़े बाबा को लेकर वहां पर पहुंचा। गौरी ने गांव के कुछ लोगों की मदद से बूढ़े बाबा को नीचे उतारा और अनंग पिशाच से पूछा, बूढ़े बाबा को क्या हो गया?
तब अनंग पिशाच ने गौरी से सारी घटना कह सुनाई। तब गौरी ने अनंग पिशाच से सिद्धार्थ के बारे में पूछा। तब अनंग पिशाच ने कहा, वो दौड़कर मेरे पीछे आ रहे थे, वो बस आते ही होंगे। तब तक मोतीबाई ने वैद्य जी को बुलाकर बूढ़े बाबा का इलाज करने को कहा। वैद्य जी ने तुरंत ही बूढ़े बाबा का इलाज शुरू किया। वहां पर सिद्धार्थ और माइकल एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ गए। माइकल ने तुरंत ही अपनी तलवार से सिद्धार्थ पर वार किया। सिद्धार्थ ने चंद्रवीस तलवार से उसका वार रोका। दोनों की तलवार आपस में टकराई। दोनों के बीच में द्वंद्व शुरू हो गया। माइकल और सिद्धार्थ एक दूसरे से तलवारबाजी करने लगे। सिद्धार्थ अपनी पूरी ताकत लगाकर माइकल के साथ युद्ध करने लगा, लेकिन माइकल कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो तलवारबाजी में निपुण था और साथ ही बड़ा कपटी भी था। सिद्धार्थ माइकल के सामने तलवारबाजी में कमजोर पड़ रहा था। सिद्धार्थ को माइकल के समान तलवारबाजी के पैतरे नहीं आते थे। इसी कारण सिद्धार्थ माइकल से कमजोर पड़ने लगा। माइकल ने अपनी तलवार से सिद्धार्थ के शरीर पर घाव देने शुरू किए। सिद्धार्थ जख्मी होने लगा, लेकिन फिर भी माइकल के साथ बड़ी बहादुरी से युद्ध कर रहा था। कुछ ही देर में सिद्धार्थ थकने लगा था। माइकल ने सिद्धार्थ की थकान को भांप लिया था। इसी का फायदा उठाकर माइकल ने अपना वादा तोड़ दिया और अपनी मायावी शक्ति से सिद्धार्थ को ऊपर उछालकर नीचे पछाड़ दिया। सिद्धार्थ जोरों से नीचे गिरा और उसके हाथ से उसकी तलवार छूटकर दूर गिर गई। कमजोरी के कारण सिद्धार्थ को उठने में दिक्कत हो रही थी। तब माइकल उसके पास आया और सिद्धार्थ की पीठ पर अपना पैर रखा और उसे दबाकर जमीन पर गिरा दिया। माइकल ने अपनी तलवार उठाई और सिद्धार्थ के गले पर रख दी और कहा था ना, चूहा कभी बिल्ली से जीत नहीं सकता। ये कहकर माइकल ने सिद्धार्थ को मारने के लिए अपनी तलवार ऊपर उठाई और तेजी से सिद्धार्थ के गले की तरफ वार किया। क्या माइकल सिद्धार्थ को मारने में कामयाब हो जाएगा? क्या सिद्धार्थ की मौत माइकल के हाथ हो जाएगी? माइकल और उसकी सेना का आतंक वीरानगढ़ को और कितना सहना था? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।